शेयर कर देता हूँ आपसे स्क्रीन अपनी। एक सेकेंड। नाउ you able to see the screen, right? हाँ. So in Golaknath case, the Supreme Court, they made a different judgment based on जो सज्जन सिंह के जजमेंट था एंड जो शंकरी प्रसाद का जजमेंट था उसको टोटली रिवर्स कर दिया. ओके, इन सज्जन सिंह एंड शंकरी प्रसाद केस द सुप्रीम कोर्ट लेट डाउन द जजमेंट वाज कि एक सेकेंड दैट आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 दे आर बोथ डिफरेंट. ओके, ये 13 है एंड दिस इज 368 and on the basis of this both the judgment were made on Shankari Prasad and Sajjan Singh Mamla. Okay, but in Golaknath case, what Supreme Court they said, they reversed this judgment and they said no, Parliament not ये ऐसे नहीं होगा, एक second. Parliament can only it can make, of course it can make amendments in the fundamental rights, but that would be limitation and that would be a part of Article 13. So this would be 368 and this is Article 13. तो ये बोला था, right? तो ये एक सिंपल सा था और doctrine of prospective ruling, the Supreme Court has had made ground that going forward, whatever the any high court or any subordinate court should they take a reference, then the reference will be in the prospective ruling, not in the retrospective ruling. ये था एक छोटा सा बेस. नाउ थोड़ा सा स्टोरी के फॉर्म में है. आई विल मेक यू गाइज अंडरस्टैंड. थोड़ा सा समझ लेना. शुड यू गाइज हैव एनी डाउट, लेट मी नो. ओके, सो अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, सो यू हैव टू गो उस टाइम पे जब ड्यूरिंग 1962-63 के टाइम पे आपको जाना पड़ेगा. अपने आप को वहाँ सोच लो, इमेजिन कर लो एंड देन विल टॉक अबाउट हियर. सो आफ्टर गोलकनाथ जजमेंट व्हाट हैपेंड दैट, और ये याद रखना दैट गोलकनाथ जजमेंट केम इन 1967. ठीक है, अभी हम वी विल टच बेस हियर एंड नाउ यू विल अंडरस्टैंड. तो जो मैंने कल बात कही थी ना आपसे, वो आपको याद आएगी. सो now the Supreme Court, they gave a totally different judgment from what they used to give in the past 3-4 cases, which was more important. This was a different case, but the grounds were same. अब सरकार ये सोच रही थी that the main question was that how will they, with this situation, with this judgment, how will they ensure social justice? How will they ensure economic justice? जमींदारों को कैसे हम रोकें और रिसोर्स का जो एलोकेशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो कैसे करेंगे. ओके, सो इसको समझने के लिए वी विल गो इनटू द पॉलिटिक्स थोड़ा सा. एज आई सेड यस्टरडे दैट एवरीथिंग, एवरी मूव, either it is in the favor of citizen or in the favor of politicians, is a political move. So क्या हुआ था एक्चुअली, वी ऑल नो. यहाँ पे ना मैं 1964 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1962. ठीक है, मैं एक छोटी सी हिस्ट्री आपको बताऊंगा विच यू ऑल नो अबाउट इट. दैट वी ऑल नो दैट 1951 में पहला इलेक्शन हुआ. 51 एंड 52 में नेहरू जी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड विथ मेजॉरिटी बहुत नाम कमाया. ही वॉज वन ऑफ द पावरफुल प्राइम मिनिस्टर इन दैट एरा. साइमल्टेनियसली जैसे अभी नरेंद्र मोदी हैं, वैसे ही कुछ उससे भी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे. तो इन 1952 क्या हुआ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे. ठीक है, राजेंद्र प्रसाद एंड नेहरू जी के बीच में बहुत बहुत अच्छे रिलेशन नहीं थे. अच्छे रिलेशन एज एन पॉलिटिकल रिलेशन और पर्सनल रिलेशन भी उतने अच्छे नहीं थे. क्यों नहीं अच्छे थे? आपको याद होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड में व्हेन आई डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट आइडियोलॉजी, सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट हैप्पी विथ नेहरू जी ऑन हिंदू कोड बिल. ओके, वो हिंदू कोड बिल से लेकर डॉक्टर प्रसाद नाराज थे नेहरू जी से. खैर वो अलग चीज थी, लेकिन हाँ नाराज थे. और तो पीएम और प्रेसिडेंट में
कहीं ना कहीं एक समझ नहीं बन पा रही थी सिचुएशन में। फिर 1956 में फिर इलेक्शन हुए, नेहरू जी फिर पीएम बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब ऐसे चल रहा क्योंकि हमारा कंट्री उस टाइम पे डेवलप, इट वाज अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट वाज लाइक अभी अभी निकला है आज़ादी के टाइम से, इट वाज फॉलोइंग डिफरेंट कंट्रीज पैटर्न। सो यूएस में ये हुआ था एक टाइम पे इन 1950s दैट एक प्रेसिडेंट 4 टाइम तक प्रेसिडेंट था। तो इंडिया में भी लगा कि अरे राजेंद्र प्रसाद जी को तो मौका मिलना चाहिए, तो चलो दूसरी बार भी बना देते हैं इनको। तो राजेंद्र प्रसाद बिकेम प्रेसिडेंट फॉर द सेकेंड टाइम। हालांकि इतना मन नहीं था उनका, वो थक चुके थे। एक बायोग्राफी में लिखा हुआ है, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस। बट स्टिल ही बिकेम द सेकेंड पीएम। ओके, अगेन ये टर्म खत्म हो गया। फिर 1962 में नेहरू once again he became the prime minister of India. But that time, anybody can tell me who was the second, sorry, who was the third president of India? कौन बना था थर्ड प्रेसिडेंट? हाँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसा क्यों हुआ था गौरव, आपको पता है? ऐसा इसलिए हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मन तो अब था नहीं वैसे, दैट ही वांट टू बिकम, बिकॉज ही वांटेड टू रिटायर एक्चुअली। बट नेहरू जी थॉट कि थोड़ा सा साउथ और नॉर्थ का बैलेंस होना चाहिए। अब ये नॉर्थ के थे, राजेंद्र प्रसाद थोड़ा साउथ में चलते हैं। इट वॉज अ पॉलिटिकल मूव। ओके, सो सर्वपल्ली राधाकृष्णन साउथ इंडिया से थे, उनको बना दिया गया डायरेक्ट। ही वॉज दी ही देन बिकेम द पीएम। बहुत ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं था, इट्स जस्ट अ सिंपल लॉजिक। ही वॉज फ्रॉम द साउथ एंड आई विल टेल यू गोइंग फॉरवर्ड माइनॉरिटी को भी बनाया गया था। ठीक है, सो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बिकेम दी, वो नॉर्थ और साउथ को बैलेंस करने के लिए। इस बीच में क्या हुआ कि 1962 में, ओके 1962 में अक्टूबर और नवंबर के महीने में इंडो चाइना वॉर हुई। वी ऑल नो अबाउट इट। और नेहरू जी वाज लाइक मेरा बहुत चाइना से बहुत प्यार करते थे, हिंदी चीनी भाई भाई, हमने सब सुना होगा। ही यूज्ड टू लव एंड वो हाथ में हाथ डाल के वो मस्त अपना फॉरेन ट्रस्ट बहुत ज़्यादा था उनका कि मेरे जो बाहर से मैं पढ़ के आए हूँ, मेरे दोस्त मेरे यार इंडिया को सपोर्ट करेंगे। बट बैक स्टेप कर दिया। एंड उस टाइम पे आवर इकोनॉमिकल सिचुएशन, आवर मिलिट्री, नथिंग, आई मीन इंडिया वाज लाइक अ वीक नेशन दैट टाइम एंड चाइना टुक एडवांटेज ओवर इट एंड दे वॉन द वॉर। इतना दर्द हुआ, कहते हैं कि 1964 में जब नेहरू डाइड इन द मंथ ऑफ आई थिंक मई, इसी वजह से वो उनको सदमा लग गया था कि दैट ऐसे कैसे हो गया मेरे रहते, अटैक हो गया इंडिपेंडेंट इंडिया पे, वो भी चाइना का। सो कहते हैं ऐसा, कुड बी मेनी मोर रीजंस बिहाइंड इट। सो व्हेन प्राइम मिनिस्टर नेहरू डाइड, एवरीथिंग बिकेम इन इंडिया इट्स लाइक वेकेंट, कुछ समझ में नहीं आया किसी को क्या करें। और सब सब पॉलिटिक्स ही यहीं से शुरू हुई। एवरीथिंग स्टार्टेड हियर ओनली। द मोमेंट नेहरू डाइड, the second phase of our Indian politics started and the सब कुछ जो भी आप इमेजिन कर सकते हो ना, पॉलिटिसाइजिंग ऑफ क्रिमिनलाइजेशन या फिर कास्ट पॉलिटिक्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब धीरे 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 आने लगी, सब फोर्सेस आने लगे धीरे धीरे, क्योंकि कांग्रेस हल्का हल्का वीक होने लगी थी। सो उस टाइम पे एनीबडी कैन टेल मी दैट हु वाज द एंटरिम पीएम फॉर 10 to 15 days? कौन था जब नेहरू जी गुजर गए थे? तो during 1964, anybody? Gulzari Lal Nanda become the entry prime minister for 10 to 15 days, बस माहौल संभालने के लिए। सबसे बड़े उम्मीदवार कौन थे? सबसे बड़े उम्मीदवार, I told you guys yesterday, Morarji Desai. Morarji Desai was very very popular person. Okay, he was civil servant. He was deputy collector. He was the chief minister of Bombay, and that time Bombay was a part of Maharashtra and Gujarat, and he was a finance minister as well. So he was very able person actually. He thought that I should be the part of that. मुझे बनना चाहिए प्राइम मिनिस्टर, मैं ही बनूंगा। लेकिन हो नहीं पाया उनका।
रिमेंबर कल मैंने बात की थी अबाउट के कामराज। तो आई टोल्ड यू इस पिक्चर में, इस कहानी में बहुत सारे किरदार हैं, जिसमें से के कामराज बहुत इंपॉर्टेंट किरदार हैं। K. Kamaraj was the president of Indian National Congress. He was the chief minister of Tamil Nadu for 9 years. He was, और उनको के कामराज को इंडियन पॉलिटिक्स में किंग मेकर कहा गया है। He was the king maker. अभी पता चल जाएगा कैसे। ठीक है, सो के कामराज नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई शुड बिकम पीएम बिकॉज ही वॉज सो फियर्ड, ही वॉज सो वो क्या कहते हैं, बहुत तेज तर्राक थे। आई मीन nobody could challenge her, nobody could stand in front of him because he has so much intellect. Okay, so कामराज thought that मोरारजी देसाई को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। That is why internal meeting में he and the other ministers in the Congress, they voted for Lal Bahadur Shastri. Then Lal Bahadur Shastri became the second prime minister at that time. एक सेकंड, कोई आया है, भाविका। Hi Bhavika. So yeah, Bhavika, you can mute yourself. अगर कोई कुछ क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके भाविका, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। मैं ही कर दूं क्या? वेरी गुड, मैंने कर दिया। सो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया प्राइम मिनिस्टर, और उनका जो टर्म था, इट वाज ओके, वाज नॉट दैट गुड एक्चुअली, इट वाज एन एवरेज टर्म। ओके, वो इट हैपेंड दैट द मोमेंट लाल बहादुर शास्त्री बिकेम पीएम एंड आफ्टर आई थिंक 2 years इंडो पाक वॉर हुआ। इंडो पाक वॉर में somehow our military system, our intelligence system, and including the minister's decision, we won the war. ठीक है, एंड द होल श्रेय वॉज गिवन टू लाल बहादुर शास्त्री। फिर तो अब पाकिस्तान के साथ तो कुछ भी हम जीतते हैं तो फिर तो मजा आ जाता है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉर हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो जैवलिन थ्रो हो, राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा लाल बहादुर शास्त्री केम इनटू द मेन स्ट्रीम एंड ही वाज वेरी एवरेज पर्सन, ही वाज नॉर्मल। सो उनका एक नारा था, नारा क्या था लाल बहादुर शास्त्री का? एनीबॉडी कैन टेल मी? The famous look, Jai Jawan, Jai Kisan, right? Lal Bahadur Shastri, he went to Tashkent. We all know about it, the mysterious death, the mysterious, how did it happen? लाल बहादुर शास्त्री ये इंडिया पाकिस्तान के ही समझौते के लिए he went to Tashkent, which is in उज्बेकिस्तान, जो यूएसएसआर का पार्ट था, सोवियत यूनियन का पार्ट था। On I think 11 January 1966 में हो गया काम। I mean, संदिग्ध मौत, लाइक नोबडी न्यू अबाउट इट। एंड देयर वाज एक नई मूवी भी आई थी पंकज त्रिपाठी की, ताशकंद फाइल्स, देख लेना आप लोग, उसमें इसी मिस्ट्री को दिखाया गया है। ओके, सो अगेन द प्राइम मिनिस्टर डाइड, अगेन देयर वाज समबडी हु बिकेम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 to 15 days, एंड हु वाज इट? अगेन गुलजारी लाल नंदा। इनको इसीलिए रखा ही गया था कि कोई गुजरे और फिर ये प्राइम मिनिस्टर बने 10-15 दिन के लिए। जोक्स अपार्ट, बट या ये फिर से बने प्राइम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद जो हुआ वहीं से कहानी शुरू होती है। उसके बाद ये हुआ दैट फ्रॉम 24 January 1966 to 24 March 1977, ये डेट भी आप लोग हो सके तो नोट कर लो। ये क्यों नहीं चल रहा? 24 January 1966 से लेकर 24 March 1977 ये टर्म था इंदिरा गांधी का। 11 साल 2 महीने लगातार शी वॉज द पीएम ऑफ इंडिया, राइट?
and she was not a self-made PM. No. Again, जब गुलजार नालंदा सेकेंड टाइम इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे के कामराज अगेन ही केम इन द पिक्चर. अगेन मोरारजी देसाई, तो अब तो मैं बन के ही रहूंगा, अब तो कोई कुछ भी आ जाए, आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज आई एम द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, आई हैव दैट छवि इन द मार्केट एंड आई हैव टू बी. लेकिन पता नहीं क्या गुजरात की मिट्टी में कुछ ऐसा है, थोड़ा सा वो भी थे, वो भी गुजरात से ही थे वैसे तो. लेकिन के कामराज ने डिसाइड किया दैट डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू which was इंदिरा गांधी, उस टाइम पे शी वॉज द मास एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर. शास्त्री जी के टाइम पे शी वॉज द मास एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर. कामराज ये सोचे कि वी विल मेक इंदिरा गांधी एज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर. इंदिरा गांधी विल कंट्रोल लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि वो औरत और आदमी वाला थोड़ा सा हो जाता है कि थोड़ा सा बात मानेंगी, ये करेंगी वो करेंगी, और बाकी है कौन. आई मीन इंदिरा छोटी बच्ची है. उस टाइम पे गूंगी गुड़िया का शब्द चलता था, याद है आपको? शब्द आपने सुना है ये टर्म, गूंगी गुड़िया? एनीबॉडी? तो उस टाइम पे बहुत पॉपुलर शब्द था दैट क्या करेगी, कुछ नहीं करेगी, हम जो बताएंगे हमारी मुट्ठी में रहेगी, वी विल कंट्रोल इंदिरा गांधी एंड इंदिरा गांधी विल रन द नेशन. लेकिन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड, राइट? पूरे इंडिया को ही कंट्रोल कर लिया था. सो इंटरनल इलेक्शन हुआ एंड 1966 में इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, इन 1967 सो मोरारजी देसाई थोड़े से नाराज हो गए थे, और व्हेन इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर इन 1966 में शी वॉन ओनली 283 सीट्स. ओनली 283 सीट्स. अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, द मोमेंट इंदिरा गांधी वॉन 283 सीट्स, शी वॉज नॉट ऑन दैट मेजोरिटी पार्ट. ओके, यस, लोकसभा में मेजोरिटी थी लेकिन राज्यसभा में नहीं थी, और अदर स्टेट्स में भी नहीं थी. शी लॉस्ट 7 to 8 स्टेट्स एज वेल. सो यू अंडरस्टैंड कि 1967 में इंदिरा गांधी का पीएम बनना और इनकी गवर्नमेंट को कमज़ोर होना, और 1967 में गोलकनाथ का फैसला आना, ये एक तराजू के दो पहलू थे. द सरकार वॉज वीक, द जजमेंट केम अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट. आप समझ रहे हो हाउ द ग्राफ इज गोइंग? ओके, अब जो कि पहले ही बताया था मैंने, अगर सरकार कमजोर होगी तो सुप्रीम कोर्ट पावरफुल हो जाएगा. सो देयरफॉर नाउ टू कम इनटू द मेन स्ट्रीम, इंदिरा गांधी नीडेड समथिंग, आई मीन किसी का सपोर्ट चाहिए था. उस टाइम पे 1967 में देयर वाज ओनली वन पार्टी हु गेव सपोर्ट टू इंदिरा गांधी, दैट वाज डीएमके. डीएमके कहाँ की पार्टी थी? द्रविडिया मुनेत्रा कज़ागम. कज़ागम was the party of Tamil Nadu. Who was the chief minister? हाँ, चीफ मिनिस्टर कौन था यहाँ पे? अन्नादुराई was the chief minister, and Karunanidhi at that time was the युवा नेता. ठीक है, तो हुआ क्या था एक्चुअली 1967 के टाइम पे जब गोलकनाथ का केस आया था, सो द अमीर वो खुश, बहुत ज़्यादा अमीर, वो हैप्पी, द कैपिटलिस्ट क्लास, द जमींदार्स, द राजा महाराजा, दे वो हैप्पी, ओके, दैट देयर फंडामेंटल राइट वाज सेव्ड. और गरीब लोग परेशान थे, एक्चुअली बहुत परेशान थे. तो व्हाट इंदिरा गांधी डिड, इसीलिए कहीं कहीं इंदिरा गांधी की छवि बहुत अच्छी है, कहीं कहीं इंदिरा गांधी की छवि एक टायरनी है, कैम्बरलिज्म जिसको कहते हैं. सो इन 1967 में इंदिरा गांधी अनाउंस्ड 10 पॉइंट्स प्रोग्राम. एनीबॉडी नोज अबाउट इट? 10 पॉइंट्स प्रोग्राम के बारे में? सो वी ऑल नो दैट in 1971 she launched something, a program called गरीबी हटाओ. ये उसी का पार्ट था. ठीक है, 10 पॉइंट्स प्रोग्राम, जिसमें पहला प्रोग्राम था द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स.
ठीक है, क्लास बैंकिंग की जगह मास बैंकिंग प्रपोज किया। ठीक है, यहां पे यू गाइस कैन मेंशन क्लास बैंकिंग की जगह मास बैंकिंग प्रपोज। नंबर 1, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंक नेशनलाइजेशन। कितने बैंक्स थे, एनीबॉडी, किसी को पता है कितने बैंक्स थे जिसमें ये लिस्ट इंक्लूड थी? गौरव, नेहा और वेंकट। फोर्टीन बैंक्स थे। ठीक है, 14। कौन है भाई? सो सेकेंड था नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, शी केम अप विद दीज आइडियाज। थर्ड था अर्बन लैंड सीलिंग। ठीक है, अर्बन लैंड सीलिंग, बिकॉज देयर वाज लैंड सीलिंग ऑन द रूरल एरियाज, रूरल लैंड्स, देयर वाज नो लैंड सीलिंग ऑन अर्बन एरियाज, दैट इज व्हाई शी केम अप विद दिस आइडिया, अर्बन लैंड सीलिंग। चौथा था प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स हम सबको पता है, वो राजाओं वाला। नहीं पता, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, इंदिरा गांधी ने खुल के बोला दैट, गरीबों को बोला दैट द ओनली रीजन ऑफ गरीब आर गरीब बिकॉज ये प्रीवी पर्स का मामला है। जितने राजा लोग हैं सब बैठ के खा रहे हैं, और जितने टैक्स लग रहे हैं इतने उनके तो पेमेंट पे टैक्स भी नहीं जाती थी। ठीक है, सो ये कुछ मामले थे, 10 पॉइंट्स थे, यू कैन गूगल इट आउट। 10 पॉइंट्स क्या क्या थे, मेजरली मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसका रेफरेंस हम आगे पढ़ेंगे। दिस वाज प्रीवी पर्स। ठीक है, सो उस टाइम पे 1969 में, बिकॉज मोरारजी देसाई ही कुड नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ही वाज द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। उनसे वो सहा नहीं जा रहा था, बर्दाश्त नहीं होया जा रहा था। कांग्रेस के दो हिस्से हो गए, हम सबको पता है, राइट? क्या था, किसी को याद है कांग्रेस के वो दो पार्ट, दोनों का नाम क्या था? आईएनसी तो था, लेकिन आईएनसी का नाम क्या था दोनों? ओल्ड एंड न्यू। अरे बालक, ओल्ड न्यू तो था। एक का नाम था आईएनसी आर, एक का नाम था आईएनसी ओ। आईएनसी आर ओ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते थे, हाँ, ओ से ओल्ड भी कुछ लोग कहते थे। आर वॉज रिक्विजिशन। ओके, एंड लोग ये भी कहते थे कि दिस इज सिंडिकेट एंड दिस इज इंडिकेट, मजाक में कहते थे। दिस वॉज लेड बाय इंदिरा गांधी एंड दिस वॉज लेड बाय मोरारजी देसाई। ठीक है, तो हुआ यूं कि इस टाइम पे कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे मतभेद होने लगे, एंड इंदिरा गांधी को लेटर गया। इंदिरा गांधी रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम INCO दैट you are being removed from the Indian National Congress team. तो इंदिरा गांधी को कोई शॉक नहीं लगा था, she knew about it. So when the election happened in 1971, okay, जब इलेक्शन हुआ 1971 में, she stood up with this party INCR. ठीक है, वैसे इलेक्शन होना था 1972 में, लेकिन इलेक्शन हुआ 1971 में। उनके ही चीफ जस्टिस थे। Anybody want to say something? Right, okay. इसके पीछे भी एक थोड़ी सी कहानी है, आई थिंक बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा। दैट व्हाई डिड इंदिरा गांधी कंडक्टेड इलेक्शन एक साल पहले? 72 वाज द स्केड्यूल्ड टाइम। भाविका वाचिंग मूवी? आई डोंट नो, आई विल आस्क हर। ठीक है, अब ये मत बताना गौरव कौन सी मूवी है, ठीक है? दैट आई विल आस्क हर, अलग से पूछता हूँ उससे।
सो दैट इज वाई मैं उसको बार बार म्यूट कर दे रहा हूँ, आई डोंट नो। या कहाँ पे थे हम? हाँ, सो इसके हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा। इंदिरा गांधी वॉज द मेंबर ऑफ INCO। हाँ, इसके हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा। इफ यू वांट आई कैन टेल यू, अदरवाइज आई विल पास दैट व्हाई डिड शी कॉल इलेक्शन हैपनिंग शुड हैपन इन 1971 इंस्टेड ऑफ 1972। ठीक है, और बहुत इसके भी अंदर कहानी है, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, सो इंदिरा गांधी ने फिर क्या किया? एज आई सेड 1969 में शी वो भी अपने फाइनेंस मिनिस्टर जो कि मोरारजी देसाई थे उस टाइम पे, बिना उनसे पूछे पूरे बैंक्स का नेशनलाइजेशन करवा दिया। ऑल द 14 बैंक्स, ये जो है ना, अरे ये 14 बैंक्स थे, इनका नेशनलाइजेशन करवा दिया बिना पूछे। और ये वो बैंक्स थे, ऑल द बैंक्स विच शी डिड द नेशनलाइजेशन, उनके पास ऑलरेडी 50 करोड़ का रिजर्व था पहले से। ओके, ये वो बैंक्स थे, मतलब दिमाग लगा के किया था, सब कुछ दिमाग लगा के किया था। ठीक है, इसका ये मतलब था व्हाई डिड शी डू बैंक नेशनलाइजेशन? बिकॉज इट वाज इजी फॉर हर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टीज एक्चुअली। तो आपको याद होगा वो आर्टिकल 31 विच वॉज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, 31 का पार्ट 1 और 31 का पार्ट 2। पार्ट 1 सेज कि अगर कोई भी गवर्नमेंट किसी भी सिटीजन की या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टी लेता है, पब्लिक पर्पस के लिए लेगा। ठीक है, प्राइवेट के लिए नहीं लेगा, पब्लिक पर्पस के लिए लेगा। और सेकंड में ये लिखा था कि अगर पब्लिक पर्पस के लिए लेगा तो क्या कॉम्पनसेशन होगा। ओके, यहाँ पे कॉम्पनसेशन की बात की गई थी। और कॉम्पनसेशन मतलब एक तो ये उन्होंने ऐड करवाया था दैट द कॉम्पनसेशन वुड बी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द बैंक, आई मीन बैंक ओनर। ओके, एंड सेकंड करवा दिया था उन्होंने द कॉम्पनसेशन वुड बी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ओनर एंड, और अगर बैंक्स रेडी नहीं होते हैं कॉम्पनसेशन के लिए तो ट्रिब्यूनल बैठेगी और ट्रिब्यूनल जो डिसाइड करेगी तो उसका पैसा 10 साल बाद मिलेगा आपको। ये था साफ साफ, ये था बैंकों को। इन द अदर वे शी वांटेड टू टेल देम डायरेक्टली दैट बॉस, चुपचाप आप अपने बैंक का नेशनलाइज करिए, हम आपसे जो हम सहमति बना रहे हैं, यू टेक दैट मनी एंड कीप योर माउथ शट एंड आ जाओ सरकारी हिस्से में। अदरवाइज 10 साल तक इंतजार करना, आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। ये एक सीधे तरीके से एक ये कहना था इंदिरा गांधी का। और उसी बीच में बहुत बढ़िया केस आया था, बहुत अच्छा केस था RC कूपर का। सुना आप लोगों ने नाम इसका? RC कूपर। ठीक है, ली कूपर के पास मत चले जाना, ली कूपर इज डिफरेंट, RC कूपर इज डिफरेंट। ठीक है, RC कूपर, RC हाँ बहुत फेमस है, मतलब आप सुना भी होगा आप लोगों ने। RC कूपर ही वाज अ वेरी रिच मैन। उनका स्टेक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा में। ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा में उनका स्टेक था, पैसा लगा हुआ था भाई साहब का। परेशान हो गए ये, ही गॉट डिस्टर्ब दैट व्हाट द हेल, मतलब क्या पागल हो गए क्या ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में दैट माय फंडामेंटल राइट हैज बीन एब्रोगेटेड। सुप्रीम कोर्ट प्लीज हेल्प मी। तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट, ही वेंट टू सुप्रीम कोर्ट एंड सेड कि ये पागलपन है। एंड और बेसिकली क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने ये ऑर्डिनेंस के थ्रू ये सब करवाया था। जो भी नेशनलाइजेशन हुआ था बैंक्स का दैट टाइम, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस, बिल भी नहीं पास करवाया। ठीक है, बस अध्यादेश निकाला, ऑर्डिनेंस, एंड देन पास्ड इट। सो RC कूपर, इनका आर्ग्यूमेंट ये था दैट it is against the fundamental right, and should you are implementing something against fundamental right, it should not come via ordinance। सबसे पहले तो यही गलत है, तो इसको आप कैंसिल करिए। ठीक है, सेकंड उन्होंने बोला कि ये जो कॉम्पनसेशन का प्रोसीजर है वो गलत है, जो अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कॉम्पनसेशन का प्रोसीजर, दैट आपसी सहमति से कर लो नहीं तो 10 साल बाद।
और तीसरा उन्होंने बताया आरसी कूपर ने कि यार दिस इज अगेंस्ट इक्वालिटी, वाई डिड नॉट शी वेंट टू अदर बैंक्स, वाई डिड अस, तो एक एक इक्वालिटी का मामला आया यहाँ पे। और वंस अगेन यहाँ पे जो वकील सामने आए वो कौन थे? फेमस ऑनरेबल मिस्टर माननीय नानी पालकीवाला जी। ही केम हियर, और फिर मज़ा आ गया, मज़ा चखा दिया सरकार को इन्होंने। नानी पालकीवाला केम हियर एंड देन व्हाट हैपेंड? सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी, 10:1 रेशियो में फैसला आया। एक आदमी था जो इंदिरा गांधी के फेवर में था, वो कौन था? जस्टिस A.N. रे। ये कहते हैं उन्हीं के हैं, मतलब उन्हीं के आदमी थे, इंदिरा गांधी के ही सपोर्टर थे और इनको चीफ जस्टिस भी बनाया था इन्होंने। और 10 जजेस दे वर अगेंस्ट इंदिरा गांधी डिसीजन। ओके, इंदिरा गांधी को झटका लगा। एक तो झटका इंदिरा गांधी को लग गया 1967 में गोलकनाथ केस का कि सरकार के विरुद्ध कैसे जा सकती है सुप्रीम कोर्ट, एंड द सेकंड झटका शी रिसीव्ड व्हेन शी ट्राइड टू डू समथिंग इन द फेवर ऑफ सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस विद द हेल्प ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, देयर द सुप्रीम कोर्ट अगेन झटका लगा। तो समझ रहे हो आप लोग दैट वो सरकार थोड़ी सी कमजोर नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा पावरफुल हो जाता है, वो ये चीज समझना आप, ठीक है? सो हियर अगेन सुप्रीम कोर्ट मेड द डिसीजन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है? वंस अगेन आई डिस्कस दैट प्रिवी पर्स के मामले में हम सबको पता है दैट व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट, पता नहीं कितनी 400-500 बड़ी बड़ी रियासतें थीं, उनको इंडिया में इंक्लूड करने के लिए तरह तरह की चीज़ें दी गई। ओके, प्रिवी पर्स बहुत राजा महाराजा थे, बहुत लोग थे, कुछ कुछ जो छोटे छोटे थे वो लोग तो चलो ठीक ठाक मिल गए, बट जो बड़े बड़े लोग थे इन हैदराबाद, राजस्थान, इन कश्मीर, इन सोमनाथ, वो जल्दी मानते ही नहीं थे। सो प्रिवी पर्स उन्हीं के लिए था। प्रिवी पर्स ये था कि भाई हम राजा हैं तो हमको टैक्स दो, अरे हमको वो compensation दो। The government used to pay the compensation to these rajas in a huge terms of money. तो आर्टिकल 291 उसके लिए था, प्रिवी पर्स, एंड प्रिवी पर्स पे टैक्स नहीं लगता था, ठीक है? और प्रिवी पर्स एक कंसोलिडेटेड फंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट था जिसपे चार्ज्ड एक्सपेंडिचर नहीं था। डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट इज चार्ज्ड एक्सपेंडिचर? ये एक इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट टर्म है। जब बजट डिसाइड होता है कोई भी बता सकता है चार्ज एक्सपेंडिचर बेसिकली। हाँ, आई होप पता होगा आप सबको, चार्ज वोटेड एंड चार्ज्ड। हाँ, जैसे बजट एलोकेट होता है तो उस पर सेगमेंट्स होते हैं सारे कि हाँ इस पे इतना बजट एलोकेट होगा, इस पे इतना होगा, इस पे टैक्स लगेगा, इस पे चार्ज लगेगा। जैसे अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट, CJI, इनके पे चार्ज टैक्स नहीं लगता था, इनके पे मतलब बिना टैक्स किए इनकी सैलरीज निकाल दी जाती हैं। ओके, प्रेसिडेंट की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CJI। सो अब यू थिंक दैट प्रीवी पर्स ये राजा लोग इसमें आते थे, कुछ चार्जेस नहीं, कुछ नहीं। हाँ, राइट। एंड आर्टिकल उसी से रेफरेंस में आर्टिकल 362 आता था प्रीवी पर्स से रेफरेंस में। देन देन आर्टिकल 366 आता था। आर्टिकल 366 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आर्टिकल 366 का पार्ट 22 ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट हैज द डेफिनेशन ऑफ रूलर्स। ओके, एलिजिबिलिटी है कि राजा किसको कहते हैं, रूलर किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन है। ये मैं क्यों बता रहा हूं अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है? सो यहां पे भी जब इंदिरा गांधी ने इसको भी ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आया तो यहां पे भी बहुत पॉपुलर केस सामने आया। माधव राव सिंधिया, यस ये वही सिंधिया फैमिली है, माधव राव सिंधिया, ये खड़े हो गए इंदिरा गांधी के फैसले के खिलाफ दैट नो दिस इज इनजस्टिस टू अस, दिस इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, दिस इज इम्प्रॉपर, इमोरल, ऐसे ऐसे करके। और आपको मैं एक बात बता दूं दैट यू सर्च इट ऑन गूगल,
And you will find it very interesting that the name of Madhav Rao Sindhya is been written when the case was discussed between Madhav Rao versus Union of India और इंदिरा गांधी. तो केस का जो नाम था इतना बड़ा नाम था कि अब मैं आपको बता नहीं सकता क्या था. दैट राजाधिराज महाराज श्री माधव राव सिंधिया, पता नहीं क्या क्या नाम था, 10-12 और नाम था, मतलब टाइटल्स थे, उपाधियां थी, ये सारे चीज थे. मतलब so Madhav Rao Sindhya, he filed a writ petition against this thing in Supreme Court that Indira Gandhi is not doing the right thing. और फिर वो वही चीज हो गई. सुप्रीम कोर्ट अगेन दे वर विद द गोलकनाथ वाला केस में, एंड देन दे सेड नो, द इंदिरा गांधी फैसला इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ठीक है, आप आई मीन ये चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं हो सकती. सो अगेन यहां पे भी इंदिरा गांधी को तीसरा झटका लगा. तो ऐसे ही इंदिरा गांधी वॉज नॉट दी, थोड़ा सा तानाशाह उनके अंदर से आ रहा था, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिव चीजें थी जो उनको मोटिवेट कर रही थी दैट शी शुड टुक सम स्टेप, सम बिग स्टेप. शी थॉट कि अब बेटा कुछ बड़ा करना पड़ेगा, अब तो मतलब रहा नहीं जा रहा है और अब बड़ा करना पड़ेगा. बिकॉज वो 3 झटके was like a dagger to in her, I mean it's like a dagger in her heart. एक तो गोलकनाथ वाला केस था, सेकंड बैंक्स नेशनलाइजेशन, थर्ड वाज प्रीवी पर्स. पागल हो गए थे वो, और उनकी जगह कोई भी होता तो शायद कहीं ना कहीं I mean anybody could have done it, but that is why the election was scheduled to happen in 1972. The president was and the chief justice was in her hand. उसकी वजह से उन्होंने 71 में ही इलेक्शन खड़ा कर लिया. 71 में जब इलेक्शन हुआ, उन्होंने what she did, she was literally, she went in between the poor community, poor society, poor people, and she stood in between them and she told them कि देखो भाई, पहले मैंने कोशिश की कि इन राजाओं का ये जो महल वगैरह है वो छीन लूं, आप लोगों को बांट दूं, ज़मीनें बांट दूं. सरकार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया. फिर मैंने सोचा कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन करवाऊंगी, लेकिन फिर इन्होंने मना कर दिया. फिर मैंने सोचा कि प्रॉपर्टी में आपको लैंड रिफॉर्म्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगी, फिर मना कर दिया. तो मेरे पास क्या है? आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू ऑल. इफ़ यू वांट टू गिव मी, I mean, if you want me to act in a proper way, then you should vote me in a proper way and get me in majority. और वही हुआ. In 1971, Indira Gandhi, she fortunately or unfortunately, you can say, she won 352 seats in the Lok Sabha. अब बिल्कुल अपने पापा जैसे, नेहरू जी जैसे. और INC को, you won't believe, INC को सिर्फ कितने वोट्स मिले थे? आई मीन कितनी सीट्स मिली थी? 16. ओनली 16 सीट्स. एंड इंदिरा गांधी टर्न आउट टू बी, maybe you can say a fantastic ruler, or maybe you can say a monarch, or maybe you can say a reformer, anything. सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम, she picked up the phone and spoke to USSR. मैंने बताया था ना कि इस कहानी में सोवियत संघ का भी एक बड़ा रोल है. सोवियत संघ को उन्होंने फ़ोन किया और उनसे 25 साल की दोस्ती कर ली. यू कैन सर्च इट ऑन गूगल, यू विल फाइंड इट आउट. 1971 में देयर वाज अ पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड USSR. अब वो 25 साल की दोस्ती क्यों थी? कोई बता पाएगा क्यों दोस्ती हुई थी इंदिरा गांधी और USSR की? किस बात के लिए? Right. Basically, what did she say? That कि भाई सोवियत यूनियन, आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना को संभाल लेना, ठीक है, मैं अभी कुछ बड़ा करने वाली हूँ यहाँ पे. आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग, मेजर रिफॉर्म. प्लीज hold our back and in the during on the international platform.
और फिर वो निकल पड़ी. तो बेसिकली यूएसएसआर वाज अ गुड फ्रेंड. नेहरू जी का भी अच्छा दोस्त था और इनका भी अच्छा दोस्त ऑल ऑफ कोर्स हुआ. सबसे पहला काम क्या किया आप लोग बताइए 1971 में व्हेन इंदिरा गांधी वन द इलेक्शन, सबसे पहला काम क्या किया इंदिरा गांधी ने? और दैट्स अ रिमार्केबल, दैट्स अ हिस्ट्री शीट क्रिएटेड ऑन दैट ईयर इटसेल्फ. एनीबॉडी? गौरव, नेहा, वेंकट, एनीबॉडी? राइट, बांग्लादेश. किसी को उम्मीद ही नहीं थी. व्हाट शी डिड, बांग्लादेश. 1971 ने इंदिरा गांधी ने इलेक्शन जीता, फिर लोगों ने कहा कि बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है. मतलब या शी अनफॉर्चुनेटली ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं उसको, राइट? ईस्ट पाकिस्तान वो जीत गई थी. आई एम नॉट, हाँ ईस्ट पाकिस्तान ही तो होगा उस साइड में, राइट. उसके बाद बैक टू बैक बोले तो 1971 में ये बांग्लादेश हुआ. उसी में 24th अमेंड, ये देखो आप, मैं ले आता हूँ 24th, 25th, 26th, अरे एक सेकेंड, 26th और 29th. ठीक है, ये सब आप चेक कर लेना. जो 24th Constitutional Amendment Act, what she did, see now with Indira Gandhi we have everything. She was in the full majority in Lok Sabha, राज्यसभा में अच्छी खासी पकड़ थी. स्टेट्स में भी अच्छी खासी सरकार कांग्रेस की बन चुकी थी. डीएमके इन तमिलनाडु was holding Indira's back. She was almost powerful and इंटरनेशनल लेवल पे यूएसएसआर था ही, राइट. ग्राउंड्स सब बिछ चुके थे, प्लान सब सेट था. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट निकाला, ऑर्डिनेंस भी नहीं. यू हैव टू सी दिस बिकॉज प्रीवियसली वो ऑर्डिनेंस के फॉर्म में आया था. नाउ 24th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट आया. कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट क्या था? ये वो अमेंडमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर में ही अमेंडमेंट कर दी. किसमें अमेंड कर दी? आर्टिकल 13, आर्टिकल 368. ठीक है, इसमें 368 3 डलवा दिया, ऐड करवा दिया, और इसमें 13 4 ऐड करवा दिया. मतलब इसका मतलब ये था, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, अभी कोई संसद अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी, तो वो चीज़ इस पे लागू नहीं होगी. अगर इसके बेस पे बनाएंगे तो इस पे अप्लाई नहीं करेगा, और आर्टिकल 13 के बेस पे बनाएंगे तो इस पे अप्लाई नहीं करेगा. यानी आर्टिकल 368 के तहत जब कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होगा तो उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, आर्टिकल 13 के बेस पर. वंस अगेन, आर्टिकल 368 के तहत अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बनाएगा तो उसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं. आर्टिकल 13 के बेस पर ये ऐड करवा दिया, और इसमें भी ऐड करवा दिया कि आर्टिकल 13 के बेस पर अगर कोई चैलेंज करेगा तो उस पर 368 अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, दोनों में इधर उधर वो ऐड करवा दिया. नाउ 25वां किस लिए था? आरसी कूपर का जो फैसला था उसको, उस पर एक तमाचा था, स्लैप ऑन द फेस. एंड डीपीएसपी का जो आर्टिकल वो था ना, जो प्रॉपर्टी का जो आर्टिकल था 31 सी. ये इस टाइम कौन है भाई? आदित्य. हेलो आदित्य, होप यू आर डूइंग वेल मैन. So, Hello, sir. Good evening. good evening. We were discussing about the 25th Amendment Act. इंदिरा गांधी जी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. ओके, जी सर. so yeah, so जो प्रॉपर्टी का राइट्स था आर्टिकल 31 में, आर्टिकल सी ऐड करवा दिया. सी, व्हाट वाज दैट? दैट वाज इन द फेवर ऑफ डीपीएसपी. ठीक है, दैट डीपीएसपी, यू रिमेंबर yesterday we talked about that. What DPSP says in DPSP 39B and C, that state
that state will try to um, implement or uplift SC, STs and women. I think इससे related कुछ था. So आर्टिकल ये ऐड करवा दिया उन्होंने 31C उसमें. ओके, सो यदि कोई लॉ, आई मीन कोई भी लॉ अगर बनाया जाता है ऑन द, सो 39BSC के पक्ष में, तो टू यूज आर्टिकल 14, 19, 31 के बेस पर चैलेंज नहीं कर सकता. ठीक है. तो अगर कोई भी फॉर एग्जांपल आरसी कूपर उसी के बेस पे चैलेंज कर रहे थे दैट राइट टू इक्वालिटी. ठीक है. बट हियर इन दिस केस उसने ऐड ही करवा दिया क्लॉज कि भाई ये सारी चीज़ें हैं और आपके इक्वालिटी से रिलेटेड आर्टिकल 14, 19 और 31 के बेस पे अगर आप क्लेम करेंगे तो वो अप्लाई ही नहीं होगा आपके आर्टिकल 31C में. ठीक है. और कॉम्पनसेशन याद है आपको, वो कॉम्पनसेशन की बात हो रही थी, तो कॉम्पनसेशन वर्ड ही खत्म कर दिया. शी मेड देम टू डिलीट कॉम्पनसेशन वर्ड, उसकी जगह अमाउंट जस्टिफाइड बाय गवर्नमेंट ये लिखवा दिया. अब अमाउंट कुड बी एनीथिंग, 2 रुपए, 5 रुपए, 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख, इट कुड बी एनीथिंग. ओके. यहां पे 26th अमेंडमेंट एक्ट में प्रीवी पर्स का मामला था. प्रीवी पर्स वी ऑल नो, अभी हमने बात किया प्रीवी पर्स का कि विद द हेल्प ऑफ 26th अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 291 एंड आर्टिकल 362 दैट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, टोटली खत्म, जीरो, नील. 366 में जो पार्ट इसका 22 था, यू रिमेंबर, अभी डिस्कशन किया था हमने, दैट देयर वाज अ डेफिनेशन ऑफ किंग्स, रूलर्स, इनकी डेफिनेशन को ही चेंज करा दिया. और पता है क्या लिखवाया था? बस ये लिखवाया था कि ये राजा थे, हैं नहीं, थे पास्ट टेंस में, वो कि प्रेजेंट टेंस में अप्लाई नहीं होता. बस इतना ही लिखवाया था कि द टाइटल और द डेफिनेशन ऑफ रूलर्स, प्रिंसली स्टेट, इट वाज दैट. काम खत्म, और कुछ नहीं करवाया इसमें. एक झटके में, इन जस्ट वन शॉट, राजाज, रूलर्स, राजाधिराज, महाराज लोग सड़क पे आ गए थे. और आप सब यही देख सकते हो, जितनी भी राजस्थान में जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, सब होटल बनाना पड़ा, बुटीक बनाना पड़ा. राजा लोग सड़क पे आ गए थे, खाने के लिए पैसा नहीं था उनके पास. दे हैड टू रेंट आउट हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी टू कस्टमर्स एंड देन हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी में वो थे. एक्चुअली राजस्थान में एक प्रॉपर्टी में एक सामोद पैलेस है, सर्च करना गूगल पे कभी. एक सामोद पैलेस है, मैं वहाँ गया भी हूँ, किसी काम से गया था और बेसमेंट में राजा जी सो रहे थे. राजा जी हैड बहुत कार्स थी, एक से एक सेक्सी कार्स थी, BM से लेकर एवरी विंटेज कार्स भी थी. लेकिन हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कन्वर्टेड इनटू होटल, वहाँ शादियाँ वगैरह होती हैं, एंड नीचे अपना राजा जी सो रहे थे एंड ऑल. ये हाल हो गया था. तो इंदिरा जी को अगर किसी के आप जाओ ना, बस भर भर के गाली देंगे ये सब. ओके, सो द कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल मूव था, और था भी, अच्छा भी हुआ भाई. कब तक आप राजा बन के बने रहते? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में सिटीजन, पब्लिक, पीपल, दे आर द किंग, राइट? वोटर्स आर द किंग. So now you will understand what was the case. अच्छा, मैं तो आपको बता ही नहीं. जो 29th अमेंडमेंट एक्ट था, रिमेंबर, अभी जो 4 अमेंडमेंट एक्ट, यहां क्या होता है कि केरला का एक लैंड रिफॉर्म एक्ट था, उसको इंदिरा गांधी जबरदस्ती, फोर्सफुली, शी ट्रांसफर्ड इनटू 9th शेड्यूल. And we all know 9th schedule में no judicial review. This was the genesis of Keshwananda and Bharati case of 1973. Now you will understand from here, वो पूरी हिस्ट्री जो हम अभी बात किए हैं, आज भी किए थे और कल भी किए हैं. So कौन थे? आई मीन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केस इन द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जुडिशरी, केशवानंदा एंड भारती केस. केशवानंदा, उनको स्वामी कहा जाता था, शंकराचार्य थे वो. शंकराचार्य, वी ऑल अंडरस्टैंड, राइट? बहुत ऊंची पद थी, बहुत
प्रीस्ट में भी बहुत ऊंची पद होती है शंकराचार्य. Swami Keswananda Bharati he was the owner, not owner, but one of the main stakeholder of his mutt. और because of that amendment, 29th Amendment Act, उनका जो पूरा मठ था, उसकी जो पूरी लैंड थी, वो 9 शेड्यूल में चली गई. ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स 9 शेड्यूल में चली गई, सो दैट कैन बी इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सिटीजन्स. नो जुडिशियल रिव्यू. मतलब ये केशवानंदा का जो मठ था, उसका जो भी पैसों का मैनेजमेंट था, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती थी यहाँ पे, बहुत बिजनेसेस भी होते थे, गाय से रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत पैसा आता था, डोनेशंस होती थी. तो जो मेन अकाउंट्स था, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ केरला गवर्नमेंट, एंड दैट इज वेयर स्वामी केशवानंदा भारती ही knocked the door of Supreme Court. और 24 अप्रैल 1973 को वो डिसीजन आया. तो बेस क्या बनाया था? केशवानंदा भारती ही सेड दैट ही टुक द बेस ऑफ आर्टिकल 29 जो था अमेंडमेंट एक्ट था, ही टुक द बेस ऑफ दिस वन. ही सेड कि इन इटसेल्फ इट इज इनवैलिड, ये खुद अपने आप में ही इनवैलिड है. ओके. सेकंड, गोलकनाथ केस को अपना आधार बनाया. और इनफैक्ट ही सेड दैट आर्टिकल 24, 25 everything is invalid because that is against fundamental right and violation of fundamental right and so forth, जो हम गोलकनाथ केस के बारे में था. ठीक है. So we all remember, right? गोलकनाथ केस में ये था और ये था, that this is article 13 and this is article 368. लेकिन इस टाइम पे ना सुप्रीम कोर्ट का कुछ माहौल दूसरा था. So what happened here, that 13 judges की बेंच बैठी, we all know about it. 7:6 के रेशियो में फैसला आया और ये 709 पेज की जजमेंट थी. 709 पेजेस जजमेंट इट वाज. ओके. सारे जजेस बहुत सारे जजेस बहुत तनाव में भी थे कि यार अगर आज हम अगर फैसला नहीं दिए तो मे बी इन फ्यूचर आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी इन डेंजर, क्योंकि अगर इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर कोई नेक्स्ट टाइम आ गई या सरकार आ गई तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो धज्जियां उड़ जाएंगी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा ही नहीं. तो बहुत शानदार उन्होंने जजमेंट दिया, बहुत बढ़िया जजमेंट दिया. और यू रिमेंबर येस्टरडे आई वाज टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान का रेफरेंस लिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रेफरेंस लिया. सो पाकिस्तान में एक जज हुआ करते थे, जज थे कॉर्नेलियस. ओके. 1963 के टाइम पे ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ही वाज वेरी लर्नेड पर्सन, ऑफ कोर्स ही वाज द जज वाज लर्नेड, लेकिन वो इलाहाबाद से थे. पार्टीशन हुआ तो वो मतलब पाकिस्तान में रहना पसंद किया, उनको कंफर्टेबल लगा था. ही डिड नॉट कम हियर इन इंडिया, बट ही वाज वेरी रेप्यूटेड. उन्होंने भी कहा कि 1963 में उन्होंने कहा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का. कॉन्स्टिट्यूशन में अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, बट देयर हैज़ टू बी सम बेसिक स्ट्रक्चर. द जज ड्यूरिंग 1973 in Keshwananda case, the judgment, it has written that they have taken reference there. They took reference from United States of America. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक टर्म चलता है बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. यहां पे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं, वहां पे चलता है बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, इंदिरा गांधी का जो फैसला है 24, 25 और 29, ये सब सही है. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके एफआर को लिमिट किया जा सकता है, नॉट बाय पासिंग ऑर्डिनरी लॉ बट यस बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है. पार्लियामेंट, दे आल्सो सेड दैट पार्लियामेंट
हैज़ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इवन प्रियम्बल, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन ये जो लेकिन शब्द है ना, बट, यही है बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की शक्ति कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करने के बराबर नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? द पार्लियामेंट इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द पार्लियामेंट इज नॉट इक्वल टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। Therefore, there is some basic structure of the constitution which even parliament cannot amend it. And for that, we propose judicial review on each and every time whenever there will be an amendment in the constitution. Okay? और जब सरकार ने पूछी ये कहाँ लिखा है, आप दिखाइए। द गवर्नमेंट आस्क्ड वेयर इट हैज रिटन, दिखाइए कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सुप्रीम कोर्ट टोल्ड देम ये लिखा नहीं है, ये उसमें है, ये मोरालिटी है, ये उसकी एथिक्स है, ये एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये लिखा नहीं है कहीं। और टाइम टाइम पे सुप्रीम कोर्ट से टाइम टाइम पे हम बताते रहेंगे क्या क्या है बेसिक स्ट्रक्चर में। जैसे डेमोक्रेसी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, सेक्युलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ओके, फेडरलिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये साबित कर दिया कि देखो प्रिवी पर्स का मामला है तो है, वो चला गया, ऑफ कोर्स वो नहीं जायज था, वो ऑफ कोर्स अच्छा फैसला था, इज इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, राइट? बैंक नेशनलाइजेशन इज वेरी वेल, इट्स वेरी गुड, इट वाज इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। और इट वाज इजी फॉर स्टेट्स टू एक्वायर प्रॉपर्टी, राइट? गोरखनाथ केस को पलट दिया तो मतलब पलट ही दिया, अच्छा था। लैंड रिफॉर्म्स को लागू करना आसान हो गया, अच्छा है। 9 शेड्यूल्स इज स्टिल अलाइव, सब कुछ एकदम सॉर्ट आउट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इंदिरा गांधी खुश नहीं थी फिर भी, शी वॉज नॉट हैप्पी विथ ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद भी शी थॉट कि कुछ बड़ा करते हैं। और on 24th April 1973 यहाँ पे CJI थे, 13th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हु वाज दैट? SM सीकरी, संजीव नहीं, क्या नाम था, SM नाम भी ऐसे ही कुछ था, संजीव महेश सीकरी, SM सीकरी, ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, उसकी रात को ठीक 10 मतलब 12 बजे, मतलब ये लगा लो 25 तारीख हो गई थी, 25 अप्रैल, ठीक है। इसी टाइम पे, और वी ऑल नो दैट द जजेस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो उनके लास्ट इनिंग्स में उनको एक वो होते ना छक्का मारने की आदत है कि आप अपनी बेस्ट इनिंग अपनी खेलूंगा मैं, लास्ट 1 मंथ, 1 वीक, 1 ईयर। जैसे चीफ जस्टिस, लास्ट चीफ जस्टिस वाज गोगोई, मिस्टर गोगोई साहब, राम मंदिर का फैसला गए देते लास्ट मंथ में, राम मंदिर का फैसला दिया उन्होंने। उससे पहले थे जस्टिस दीपक मिश्रा, ही गेव आर्टिकल 377, वो होमोसेक्सुअलिटी, उसको आईपीसी के इनवैलिड किया, आर्टिकल 497 को इनवैलिड किया आईपीसी के, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। तो एक होता है कि यार मैं जाऊं तो आखिरी मैच में सारा 100 बना के जाऊं, राइट? सो ये एक होता है, मानसिकता होती है इसकी। और एक ना बहुत अच्छा केस आया था, इसके बारे में भी वी विल कंडक्ट वन गूगल मीट सेशन अबाउट 1973 to 1997, सॉरी 1973 1977, वो हेबियस कॉर्पस का मामला जो आया था, जिसको हम बंदी प्रत्यक्षीकरण का मामला कहते हैं, शिवकांत शुक्ला वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, नहीं, शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर, इमरजेंसी के टाइम पे आया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार का साथ दिया था, और वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल केस, बहुत अच्छा केस, उसको भी हम डिस्कस करेंगे कभी। ओके, सो
क्या किया उस दिन? बेसिकली हुआ क्या था, उसकी रात में जो ये एसएम सीकरी साहब थे, उन्होंने रिव्यू पेटिशन डाल दी सुप्रीम कोर्ट में, दैट कि द जजमेंट ऑन केशवानंदा भारती इज नीड्स टू गेट रिव्यूड एज इट इज इनवैलिड। रिव्यू पेटिशन डाल दी। ये आप बात शायद आप लोग को पता होगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन केशवानंदा भारती का एक रिव्यू पेटिशन डाली गई और उसकी उसकी सुनवाई हुई थी आई थिंक 1976 में, या फिर पता नहीं कब हुई थी। once again, advocate Nani Palkiwala, he came into the picture. He said कि बिना रिव्यू पेटिशन के रिव्यू हो ही क्यों रहा है? Just one line he said. बिना रिव्यू पेटिशन के why the hell the review is happening without review petition? खत्म हो गया basically. So the point is कि what all happened, we understood the entire concept from the basic structure starting from 1950s से लेकर कैसे political move होते आया and कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हुई। उसके बाद भी इंदिरा गांधी ने नहीं मानी। 1976 में वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन आया था, याद है आपको क्या था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? 1976 में आया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। नहीं याद है? 1976 में जुडिशियल रिव्यू आई, नो सॉरी 1976 में 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, वेयर इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू शी सेड दैट सरकार दैट आर्टिकल 368 में विल नॉट बी एनी जुडिशियल रिव्यू। शी सेड आर्टिकल 368 में कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, गवर्नमेंट कैन चेंज एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के रिप्लाई में 1980 में अगेन जो हम देखते हैं मिनर्वा मिल्स का मामला आता है। मैं अब ज़्यादा देर नहीं लूँगा, बस ख़त्म करते हैं इसको। 1980 में मिनर्वा मिल्स का मामला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसमें दैट that the fourth मतलब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत 368 में इंदिरा गांधी ने पार्ट 4 और पार्ट 5 ऐड करवाया था। ठीक है, पार्ट 4 और पार्ट 5 उन्होंने ऐड करवाया था। अरे यार, ये मेरी पेन भी ना कभी कभी। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट सेड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन मिनर्वा मिल्स केस, और जो ओरिजिनल जजमेंट हमने दी थी इन केशवानंदा भारती केस विल रिमेन विद द प्रिंसिपल ऑफ दिस जजमेंट। ओके, एंड बेसिक स्ट्रक्चर में ही लिख दिया कि गवर्नमेंट अपने जब भी गवर्नमेंट कोई कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करेगी तो वो बहुत लिमिटेड अमेंड कर सकती है। ये लिख दिया बेसिक स्ट्रक्चर में ही। So whenever you will read about the basic structure, you will find in it that the government, even if they will try to do amendment of the constitution, but they have very limited power, and that power is also under judicial review. ये अंदर ही लिख दिया उसने basic structure के। Okay, and एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे that अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता और उस पे 9 शेड्यूल में डाल देता और वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होता, तो एक क्वेश्चन, आई मीन आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइज दैट शुड पार्लियामेंट हैड मेड लॉ एंड दैट लॉ वो 9 शेड्यूल में डाल देता, ठीक है, और वो 9 शेड्यूल में जो डाला है लॉ वो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट होता, तो क्या आप बताइए फिर क्या होता? मतलब ऐसा गवर्नमेंट कर सकती है, राइट? It would be removed and unconstitutional. तो वामन राव के केस में, यही अपनी बात को मैं खत्म करूंगा। वामन राव के केस में the Supreme Court said, by looking at this matter or the question which I asked,
that judicial review is also the part of the basic structure of the constitution. Okay, the entire thing, the concept of basic structure or is it has made our constitution alive. बचा लिया है अपने constitution को, नहीं तो शायद हम कुड भी कुछ भी हो सकता था. ऑनेस्टली ऐसे तो इमेजिन नहीं कर सकते हैं क्या हो सकता था, लेकिन कुछ भी हो सकता था. मे बी हम फिर से उसी स्टेट में चले जाते जहाँ 1920s 30s 1800 में थे. Just because we are a democratic country, judiciary is independent, and fortunately with the help of Keshavananda and Bharati case, the basic structure ideology came, and it was felicitated, provided by the Supreme Court of India. बचा लिया है और अब तक बचा है, और यही बेसिक रहेगा, ये बचा रहेगा. और टाइम टू टाइम पे सुप्रीम कोर्ट बताती रहेगी what is basic structure, what are things are included in the basic structure. Okay, it has not written anywhere in the constitution, but this is an essence, this is the ethics, morality of the basic structure of our constitution. यहाँ खत्म होता है अपना basic structure. अब आप बताइए कोई क्वेश्चन आपका. What do you wanted to ask? Any question you have wanted to ask? Doubts? या कुछ पार्ट्स और समझना चाहते हैं? Anybody? Gaurav, Aditya? वो सर ये थोड़ा मेरे लिए नया है ये सेशन, तो मैं वो सर ये थोड़ा मेरे लिए नया है ये सेशन, तो मैं अभी कह नहीं पाऊंगा. जानकारी मुझे मिली. बाकी मुझे ओवरऑल Okay, ठीक लगा सर. okay. नहीं ठीक है, we will जानकारी discuss मुझे क्योंकि so you have come up via Habitat, right? आप उसके थ्रू आप आए हो, right? मिली. सर ठीक है, so you can join my space there, yes, और वहाँ पे मैं डिस्कस करता रहता हूँ. कोई भी टॉपिक होगा, जस्ट यू कैन सर्च आज का ही जो टॉपिक था उसमें आप जाके स्पेस ज्वाइन कीजिए, एंड देन वी विल डिस्कस. क्योंकि आई थिंक आई एम कमिंग अप विद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने पढ़ा हुआ है, और सर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं और भी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसमें. सर इतना डिटेल मुझे नहीं पता था, इसलिए सर ये मुझे ये सब बहुत ही नया है मेरे लिए. मैंने लक्ष्मीकांत कुछ 17-18 चैप्टर तक पढ़े हुए हैं. आई थिंक ऑलमोस्ट 20 प्लस सब चैप्टर्स कवर किए हुए हैं. रिवीजन भी नहीं हुआ है मेरा, तो सर ये थोड़ा उतना रिवीजन भी नहीं हुआ है मेरा, तो सर ये चीज़ें भी देखो मेरे लिए ये सारी चीज़ें रिसर्च की गई हैं. ये लक्ष्मीकांत में भी नहीं है, बट इट्स गुड लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो यही है कि स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाएं, वो ज़्यादा समझ में आएगा. जब तक अपने पॉलिटिक्स को मतलब पॉलिटी को और गवर्नेंस को जब तक उसी के फ्रेम में ना समझा जाए ना, तब तक नहीं समझ में आएगा. नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे होगा सर? यार मैं देखता हूँ, मैं सर नेक्स्ट सेशन किस टॉपिक पे होगा क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था मुझसे बेसिक स्ट्रक्चर लीजिएगा. सर आप ले लीजिए सर, वो बढ़िया रहेगा, रिवीजन भी हो जाएगा. सर आप ले लीजिए सर. नहीं बढ़िया रहेगा, मतलब revision भी हो बेसिक जाएगा. स्ट्रक्चर मैं ले चुका हूँ. मतलब yesterday was the first ठीक session, रहेगा सर. today was the last session, and I think next maybe I'm not sure. DNA in which case basic structure would. एक सेकंड में गौरव भी आता हूँ. So हाँ ये केस है. अब आपको लगता है कि that are you going to attempt this 21, Aditya? Sir, I'm not prepared for this. So, Sir, I'm not but I will prepared the exam for this. So, अच्छा, but I okay. will attempt the exam. हाँ देखो exam. एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं. अटेम्प्ट करना, उसके रिजल्ट की फिक्र मत करना. Okay. अटेम्प्ट इस भाव से करना कि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा. अटेम्प्ट इस Okay. भाव से मत करना आप कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है. गीता का एक बहुत फेमस श्लोक है जो कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और
मा फलेतु हेतुर्भुर्मते संघो शिवा कर्मणि। अर्थात अर्थात ये है कि जी सर। बिना कर्म करे हम फल की चिंता करने का अधिकार ही नहीं है हमें। जी सर, और कर्म करते चले, फल की चिंता ना करें। हाँ, जी लेकिन सर, बेटा ये और बहुत ही कर्म करते आसान चले, फल आप की चिंता बोलने ना को कह करें। रहे हो, लेकिन ये इतना आसान है नहीं। वो सर आज सर मैं खुद से स्टडी कर रहा हूँ, तो सर इस सर टाइम आज ये सर मेरा मैं खुद फर्स्ट से अटेम्प्ट स्टडी है। कर ओके रहा हूँ, तो सर इस टाइम इसमें ये मुझे मेरा कई फर्स्ट सारी अटेम्प्ट चीजें है। सीखने को मिली। बेसिकली मैं और सर इसमें मेरा मुझे जो कई फर्स्ट सारी चीज़ें चॉइस सीखने है को वो मिली। इंडियन बेसिकली फॉरेस्ट मैं सर्विस का है। मतलब ओके मेरा जो फर्स्ट तो सर इस चॉइस है बार वो मुझे समझ इंडियन में आया फॉरेस्ट कि सर्विस का मेरा है। जो ऑप्शनल है वो मैंने गलत तो चूज सर कर इस लिया। बार मुझे समझ ओह में आया कि व्हाट्स मेरे योर जो ऑप्शनल? ऑप्शनल है वो मैंने गलत चूज कर लिया। अभी मेरा है बायोलॉजी। सर ओके अभी मेरा है ओके बायोलॉजी। देखो और आदित्य, एक बात बता देता हूँ मैं आपको। वैसे मेरा एक सेशन होने वाला है हैबिटेट पे संडे को, जी सर। हाउ टू चूज एन ऑप्शनल एंड हाउ टू जी सर। स्टार्ट प्रिपेयरिंग बिफोर आई मीन फॉर यूपीएससी इन 2022 एंड 2023। आप वो ट्राई टू अटेंड इट। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ऑप्शनल सब्जेक्ट is one of the most important decision you will make in your career. यस सर। It is as important as choosing your life Yes, sir. partner. इतना जान लो। यस सर। यस सर, नेक्स्ट टाइम मैं ज्योग्राफी चूज करूंगा। यस सर यस सर नेक्स्ट टाइम मैं ज्योग्राफी चूज करूंगा। आप ज्योग्राफी बेशक और चूज एग्रीकल्चर। करिए, और देयर शुड बी अ फैक्चुअल रीजन फॉर इट। सिर्फ इसलिए नहीं कि इस सब्जेक्ट में हेल्प मिल जाएगी, उस सब्जेक्ट में हेल्प मिल जाएगी, या फिर मेरा बैकग्राउंड है, मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, या फिर यूपीएससी में बहुत इजी है, टॉपिक छोटा है। इन सब वजहों से मत ऑप्शन सेलेक्ट करना। या फिर मेरी रुचि है, मेरा इंटरेस्ट है इसी सब्जेक्ट में, मैं यही पढ़ूंगा। इन सब वजहों से मत ऑप्शनल सेलेक्ट करना। हाँ सर, वो मैंने देखा तो सर मैं ये देखा कि जो मेरा हाँ सर वो इंडियन मैंने फॉरेस्ट देखा सर्विस तो का सर जो मैं ये मेंस का देखा पेपर है, कि जो Right. मेरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो जिसमें मेंस का पेपर ज्योग्राफी है के 5-6 प्रश्न होते हैं। उसमें एक जीके Right. है जिसमें ज्योग्राफी के 5-6 प्रश्न होते हैं। मेंस के ऑप्शनल में पेपर 1 और प्लस पेपर 2 मेंस में होगा, मेरे उसमें मेरा मेंस ज्योग्राफी के होगा। ऑप्शनल Right. में पेपर 1 और प्लस पेपर 2 होगा, मेरा उसमें प्री मेरा में भी ज्योग्राफी इसका होगा। अच्छा खासा सिलेबस है। प्लस 7-8 प्रश्न मेरा को प्री में भी लेकर इसका इसमें अच्छा खासा प्री सिलेबस में है। आता है। 7-8 तो प्रश्न सर ये को मुझे इस लेकर तरह से तीनों इसमें जगह कहीं ना कहीं प्री में हेल्प आता करेगा। है। तो सर ये मुझे इस तरह से जीके वाले तीनों जगह कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। मतलब मेंस के जीके वाले प्रश्न में, उसके बाद मतलब इनडायरेक्टली आप ये बोल ऑप्शनल रहे में हो और कि उसके बाद प्री में। वो मतलब जो पार्टनर है मेरी, वो उसको कमाना भी आना चाहिए, उसको उसको बच नहीं बच सर, घर में भी काम बच करेगी, घर नहीं सर, घर में भी काम करेगी, ऑफिस में मतलब भी काम कंप्लीट करेगी पैकेज, और राइट? फिर घूमने नहीं, भी अच्छी है, आएगी। अच्छा है, राइट। आई एग्री विथ यू। यस सर सर। एक सिलेबस पढ़ने के लिए फिर 6 क्वेश्चन के लिए मुझे मतलब एक सिलेबस पढ़ने के लिए फिर 6 क्वेश्चन के लिए मुझे पूरा ही सिलेबस पढ़ना है, तो क्यों ना मैं उस सिलेबस राइट। को ही पूरा पढ़ के मेरा बस तीनों ये जगह है में यूज कहना कर लूं। कि अगर आपको लगता है कि इस सब्जेक्ट में मेरी रुचि है, इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, और ये हेल्प कर पाएगा मुझे आईएएस क्रैक करने के लिए, तो बेशक पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट नहीं, अगर आपको लगता है कोई दूसरा सब्जेक्ट है, उसको मैं अगर लेता हूँ, उस पर अगर मैं 3-4 महीने काम करता हूँ और उसको पढ़ के अगर निकल जाएगा आईएएस, तो फिर वो ऑप्शन भी है आपके पास। एंड देयर आर पीपल हु हैव डन इट। सो आई एम जस्ट सेइंग, मैं डाउट नहीं आपके मन में कर रहा हूँ, मैं आपके सामने बहुत फैक्चुअल एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि कभी भी जब ऑप्शन आप चूज करें तो मतलब वो होता है वो तीर हम नहीं मारेंगे वो किसी भी अंधेरे में, हम पूरे तथ्यों के साथ जाएंगे। और एक चीज़ जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो लैक करते हैं वो ये है एनालिसिस। एनालिसिस पार्ट हम अक्सर भूल जाते हैं, ठीक है? तो आप अगर ज्योग्राफी ले रहे हो, या आप अगर मान लो गौरव का फिजिक्स है, फिजिक्स इसका वो है ऑप्शनल, तो आपको भाई पिछले 5 साल का 10 साल का ऑप्शनल पेपर देखना पड़ेगा कि पिछले 5 सालों में कितने ऐसे बच्चे हैं, अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है? कितने ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने फिजिक्स लिया था या किन्होंने ज्योग्राफी ली थी, और सिंस मेंस का पेपर 500 मार्क्स का होता है तो एटलीस्ट आपको 250 से ऊपर ले आना ही पड़ेंगे। मतलब मैं आपको सबसे लीस्ट बता रहा हूँ, इतना लोग ले आते हैं, ठीक है? तो आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि इतने मार्क्स आए थे, कितने लोग हैं कि इतने मार्क्स आए थे और ये चाहिए। तो एक मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक एनालिसिस करिए आप, कितने क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन आए थे, कितने लोगों ने ये सब्जेक्ट लिया और पास हो गए, और कितने लोग ये सब्जेक्ट लिया स्कोरिंग सब्जेक्ट था या कम सिलेबस था। तो मैं एक ये चीज़ कह रहा हूँ कि
एक पैटर्न चेक कर लो, ठीक है, पैटर्न चेक कर लो और उस हिसाब से फिर आप चलो कि हम जी सर। ये भी तो चेक करें ना यार कि यूपीएससी का क्या पैटर्न है। सर मैंने उसके पिछले 5 साल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के पेपर्स देखे। सर मैंने उसके पिछले 5 साल के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के पेपर्स देखे जो 17 से हैं। मतलब 5 साल तो 17 से ऑनलाइन है। तो मैंने वो उसके मेंस के Right. पेपर देखे हैं जो ज्योग्राफी का सेक्शन था जीके में। लेकिन बाद में उन्होंने तो सर पहले उन्होंने इंडियन ज्योग्राफी लिया, लेकिन बाद में उन्होंने जो अभी रिसेंट के 2 साल के पेपर्स थे उन्होंने इंडिया के अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी इंक्लूड कर दिया। उसमें Right. 2-3 प्रश्न नहीं ऐसे ठीक है, थे आई एग्री। जो वर्ल्ड हाँ ज्योग्राफी से रिलेटेड। यही थोड़ा सा एक समझ में तो मुझे आया बस मुझे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। यही थोड़ा सा एक समझ में आया मुझे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि हाँ थोड़ा डिफरेंस है और लेवल Right. अप हो रहा है, तो इस हिसाब से आगे के लिए perfect. तैयारी So what I'm trying to say is you must do your research. अगर यहाँ गौरव आपके सामने यहाँ बैठा है तो he must have done research in physics कि कहीं मजाक में तो नहीं कि मेरा फिजिक्स ग्रेजुएशन में बहुत स्ट्रांग था और मैं बहुत अच्छा था सब थियरी सॉल्व करने में, और तो मैंने फिजिक्स ले लिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका मतलब इकोनॉमिक्स, आई एम टेलिंग यू, ये एक प्रूव्ड फैक्ट है। अगर आपके दोस्त लोग भी ना इकोनॉमिक्स एज एन ऑप्शनल ले रहे हैं तो भाई उनको मना कर देना, क्योंकि ये प्रूवन है कि इकोनॉमिक्स में लंका लगती ही लगती है। ठीक सर है, इकोनॉमिक्स तो अभी मैंने प्री के लिए भी नहीं पढ़ा, मैं मेंस तो छोड़ ही। सर इकोनॉमिक्स तो अभी मैंने प्री के लिए भी नहीं पढ़ा, मैं मेंस छोड़ ही नहीं पढ़ा, छोड़ ही दीजिए आप। मैं हाँ। उसके लिए प्री के लिए भी अभी मैंने कुछ So नहीं मैं पढ़ा I'm just इकोनॉमिक्स telling you में। कि these are few proved researched facts. ये सारी चीजें भी एज अ स्टूडेंट एज अ एस्पिरेंट हमें देखनी चाहिए, क्योंकि यार इट्स ऑल अबाउट आवर करियर, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स नोबडी एल्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी हु विल कम एंड टीच मी। सो मेंस का भी, प्री का भी और अदर पेपर्स ऐसे का भी एनालिसिस करते रहना चाहिए कि क्या आया था लास्ट ईयर, क्या नहीं आया था। एक नोटबुक ही होनी चाहिए उसके लिए एनालिसिस की, और जिस दिन आप वो पढ़ लोगे उस दिन आपकी पढ़ाई इतनी स्मार्ट हो जाएगी ना कि मतलब आप एक तरीके से 2-3 साल बाद आप मेरी जगह बैठ के लोगों को पढ़ाओगे। सो एक बहुत ज़रूरी है, एनालिसिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट द कोचिंग इंस्टीट्यूट दे चार्ज यू फॉर। दे गिव एनालिटिक्स क्वेश्चन, दे सॉर्ट फिल्टर क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवेयर, टीम टाम टूम टूम ऐसे करके। ओके या सो हाँ, अब क्या गौरव का क्या था, और हाँ आदित्य कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना आप। मिनर्वा मिल्स केस में कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिफाइंड, हाँ ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिफाइंड इसमें। इसमें बेसिकली ये कहा गया था या कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो अमेंडमेंट करने की पावर थी, शक्ति थी, उसको ही लिमिट कर दिया और वो लिखवा दिया बेसिक स्ट्रक्चर में। कह रहा है कि ना बजेगी बांस, ना रहेगी बांस, ना बजेगी क्या था वो, बांसुरी। ठीक है, तो और क्या लिखा आपने, बेसिक स्ट्रक्चर वाज डिलिनिएटेड इन विच केस, मैं समझा नहीं कौन सी क्या बात कर रहे हो आप यहाँ पे। डिलिनिएटेड विच, रीफ्रेम करना इसको, सेंटेंस को, क्या लिख पूछ रहे हो आप। अच्छा, डिफाइन किस में किया गया था बेसिक स्ट्रक्चर, हाँ केशवानंदा में, 1973 केशवानंदा में। राइट, दैट वाज इन 1973 केशवानंदा भारती में। गौरव आपसे somebody is asking you, I think Bhavika is asking you, physics ली seriously? Yeah, because that's what he is in master at. सबसे सब्जेक्ट से मेरा एक स्टूडेंट है, वो मैथ्स लिया है और वो सॉल्व करता है, दिन के 3 घंटे बैठ के मैथ्स सॉल्व करता है। सो अपना अपना है, अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं, किसी का हिंदी है, किसी का इंग्लिश है। सो इन मेंस ऑप्शनल यू हैव गॉट सो मेनी सब्जेक्ट्स टॉप टू बॉटम, यू कैन चूज anything based on your fine judgment. ठीक है, any questions? Shall we wrap up? कोशिश कीजिएगा, बताइएगा अगला टॉपिक कौन किस बारे में लिया जाए, then I'll start working on it and we will meet sometime. Otherwise I will be always available on Habitat, वहाँ पे चिट चैट करेंगे।
ठीक है, so shall we wrap up? Any questions? No more questions? चलो, thank you so much guys. Thank you Aditya, thank you Gaurav, thank you so much Bhavika. जय हिंद, जय भारत.